पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, तो क्या उन्होंने रेवंत रेड्डी से इस विषय पर माफी मांगने की बात कही। उन्होंने नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। और वापस लौटते हैं अपनी खबर पर, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा में कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं और राज्यसभा में भी इसे पारित किया जाना है। और क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए साहस की जरूरत थी। क्या कुछ कहा अमित शाह ने इस दौरान लोकसभा में, आइए सुनते हैं। मान्यवर, यहां से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वो शब्द प्रयोग की अनुमोदन करने के लिए आज मेरी बात कहना चाहता हूं। मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। ये मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। तो सीज फायर पहले किया गया, पीओके हमारे हाथ में होता, ये नेहरू जी का ऐतिहासिक ब्लंडर था, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में। वहीं ओबीसी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जोरदार ढंग से सरकार का पक्ष रखा। कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिखकर पकड़ा लो तो 6 महीने नया कागज ना आए तब वही बोलते रहे। बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस। भाई पहले आपका इतिहास तो देखो। मान्यवर, मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। मान्यवर, आज मैं पूछना चाहता हूं सदन की, पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर, पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों उनको सम्मान नहीं मिलता था, जबकि संविधान का मैंडेट था, मगर नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का। मैं आज पूछना चाहता हूं इस सदन के अंदर जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास कर घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं, उनको मालूम नहीं है इनकी पार्टी ने क्या किया है। किसने काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट रोक कर रखा, वो जवाब होना चाहिए। देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। मंडल कमीशन के रिपोर्ट तक जब तक वो सत्ता के बाहर नहीं गए तब तक लागू नहीं हुआ, और बाद में लागू हुआ भी तो विपक्ष के नेता के नाते स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। मान्यवर, विरोध। और आज वो बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। मान्यवर, वो लोग बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। कभी भी सेंट्रल एडमिशन स्कीम के अंदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। सैनिक स्कूलों में भी दिया जाता है, नीट के अंदर भी दिया जाता है, और सेंट्रल स्कूल्स के अंदर भी पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सम्मान के साथ पढ़ने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, विजय कौशिक जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, विनोद जी आपका भी स्वागत है। विनोद जी सबसे पहले आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, किस तरह से देखते हैं इस पूरी चर्चा को, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो छूट गए थे, जो पिछड़ा वर्ग था, जो एससी था, एसटी था, उनको सामाजिक न्याय दिलाने की भी एक कवायद है जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में। निखिल, हम लोग अभी गृह मंत्री अमित शाह का सुन रहे थे कि आप ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय के रूप में एक ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू कश्मीर को लेके ये 2 बिल पास हुआ लोकसभा में। तो आप इसको एक इस तरह से देखिए कि इस देश में किस तरह की ये नैरेटिव्स थी कि अगर आप पूरे देश के में आप देखिए कि आज़ादी के बाद संविधान के तहत में जो गारंटी दी गई थी, जो अधिकार दिए गए थे, उसमें एसटी से लेके बैकवर्ड में जो भी पिछड़े अति पिछड़े थे उनको सामाजिक न्याय का ये सब कुछ मिलता रहा था, अधिकार मिलता रहा था, उनको सम्मान मिलता रहा था। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिला। आज इस 2 बिल ने उसकी गारंटी दी है। आज इस बिल ने सिर्फ ये गारंटी नहीं दी है, उस बिल ने वो जो ऐतिहासिक भूल की बात अमित शाह कह रहे थे उसको भी करेक्ट किया है। ये कैसी विडंबना थी 70 साल की कि आप ये देखिए, इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए कि जब इस देश के एक शरणार्थी में से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बने हैं और उसी देश में कुछ शरणार्थी जो जम्मू कश्मीर में रह गए थे वो इस देश का नागरिक भी नहीं बन पाया। इस देश में जब वाल्मीकि समाज की बात कर रहे हैं तो एक संवैधानिक अधिकार के रूप में उन्हें सब पूरी आज़ादी और पूरा सम्मान की बात कही गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में वो वाल्मीकि समाज जब पंजाब और चंडीगढ़ से आए थे, जो सैकड़ों साल पहले आए थे, उनको सिटीजनशिप भी नहीं मिला था। उनके बच्चे स्कूल में उनको दाखिला भी नहीं मिली थी। जो पीओके के शरणार्थी लीजिए, बाकी कश्मीरी माइग्रेंट लीजिए, तो ये दोनों बिल जो है वो आप पिछड़ा के बात कहते हुए, सामाजिक न्याय की बात कहते हुए आप कह सकते हैं कि एक नागरिक के रूप में भारत में उनका एक सम्मान मिला है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बात थी जो अमित शाह कह रहे थे, गृह मंत्री भी बता रहे थे कि ऐतिहासिक भूल की बात कर रहे थे। और जब आपने अपने स्टोरी का अपने लैंड रिपोर्ट के लाइन में बताए थे क्योंकि ये पीओके हमारा है, तो डेफिनेटली इस देश को ये जानने का हक है कि आखिर ऐसा कौन सा ऐसी मजबूरी थी पंडित नेहरू की कि जब ये राजवाड़ों की जब ये इसमें एक्सेशन में हो रहा था और उसमें जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट था उसमें सबके लिए एक ड्राफ्ट था, जम्मू कश्मीर क्यों स्पेशल बना था। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उसमें पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल 370 क्यों, और जो लोग ये पूछते हैं कि आर्टिकल 370 हटने से क्या हुआ, तो उनके लिए जवाब है कि ये पहला सवाल जवाब तो ये है कि लोगों को सामाजिक न्याय मिला है, लोगों को अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है, जीने के हक का अधिकार मिला है, और ये अधिकार आर्टिकल 370 हटने के बाद मिला है। जी निश्चित तौर पर। तो ये सवाल विजय कौशिक जी ज़रूर पूछा जाएगा कि जब राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात करते हुए दिखते हैं देश भर में और कई तरह की बातें उन्होंने की अभी पिछले दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव थे, तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि फिर कश्मीर को छोड़ क्यों दिया था, जम्मू कश्मीर को क्यों इतने वर्षों से वहाँ पर उनकी नज़र नहीं गई थी इसको लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश में भाजपा नेता एक बहुत बड़ी कलाकारी कर रहे हैं। उन्होंने 2 पाले बना रखे हैं, एक कांग्रेस के नाम का, एक भाजपा के नाम का। कांग्रेस के पाले में जाकर भी वही बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा के पाले में भी आकर वही बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के पाले में जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया और उसके लिए वो लोग दोषी हैं। भाजपा में आकर वो ये कहते हैं। तो सवाल ये है किसने क्या किया, मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि अगर इतिहास में जाएंगे दुनिया भर की गलतियां हैं। सम्राट अशोक से लेकर हम किस किस राजा का नाम गिनाएं, हम निजाम हैदराबाद निजाम का भी नाम गिनाएं, या उन लोगों का नाम गिनाएं जिनके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर दाखिल होकर इस पूरे देश पर कब्जा कर बैठी। फिर तो सिंधिया परिवार की भी बात होनी चाहिए जो आज अभी तो फिलहाल राहुल गांधी की बात हो रही है। मैं ये सोच रहा था कि आप इस बात का जवाब देंगे, लेकिन आप सम्राट अशोक और कहां तक पहुंच गए, लेकिन आप राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, मैं बेसिकली सीधे उस पर जवाब चाह रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो नजरिया अपना रखा है वो उनकी अपनी सोच है, वो सोच पूरी कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी और मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी का अपना एक संविधान है
उस संविधान के तहत हम काम भी करते हैं और जो हमारी विचारधारा है उसको भी आगे फैलाते हैं। अगर उस विचारधारा पर अगर राहुल गांधी जी भी खड़े नहीं उतरते तो निश्चित तौर पर वो विचारधारा कांग्रेस की नहीं है, उस पर राहुल गांधी जी को भी विचार करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी माइनस कांग्रेस पार्टी बना रहे हैं विजय कौशिक जी। हाँ, अब ये समझ में नहीं आया कि मैं इस पर विजय कौशिक जी की पूरी बात सुनना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस नहीं एडजस्ट कर पा रही है या राहुल को कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी नहीं कर पा रहे, कौन किसको नहीं कर पा रहा है? नहीं, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी सर्वधर्म सद्भाव में यकीन रखते हैं और जब उन्हें समाज का कोई वर्ग लगता है कि पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, तो उसकी बात करते हैं। तो इससे मुझे समझ में नहीं आता। तो चलिए आप इस बात को कम से कम स्वीकार करते हैं कि इसके पहले का जो नेतृत्व था राहुल गांधी से पहले, वो इस चीज पर विचार नहीं करता था और यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर को इतने दिनों तक अलूफ रखा इन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में संपूर्णता तो कहीं भी नहीं है, हर नेता के काम में खामियां हैं। आप चाहे वो अटल बिहारी जी का, अच्छी बात है आपने इस बात को साफगोई से स्वीकार किया। अब जयराम विप्लव जी की बारी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर कमियां हैं और आप एक नेता के तौर पर आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गलतियां हुई थी। पाकिस्तान को अपनी जमीन पर घुसने दिया और उन्हें बाहर निकालने के नाम पर हमारे कितने युवा शहीद। तो फिलहाल बाहर तो निकाल दिया। अब जब हम पीओके का मुद्दा उठाएंगे फिर तो बात और दूर तक चली जाएगी, ये बहस और घंटे में बदल जाएगी। लेकिन अभी जयराम विप्लव जी को इस पर जोड़ते हैं। जयराम विप्लव जी, आपने विजय कौशिक जी के तर्क सुने, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो ये कहते हैं कि मिलिटेंसी अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो ये जो बीजेपी का पूरा प्रयास है अभी पूरे तौर पर सफल नहीं कहा जा सकता। लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई। इन गलतियों को रेखांकित करते हुए जिनका जिक्र गृह मंत्री जी ने किया, वो एक छोटी, इनके नजर में छोटी हो सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सजा लंबे समय तक कश्मीर को और जम्मू कश्मीर में, मैं उदाहरण के साथ आपके प्रश्न का उत्तर बताता हूं। 1994 से लेकर 2004 तक का आंकड़ा बताता है 40,164 आतंकवादी घटनाएं हुई 2004 से 2014 तक जी, जब इनके यूपीए की सरकार थी। उस दौर का भी आंकड़ा देख लीजिए, 10 सालों में 7217 आतंकवादी घटनाएं हुई और 2014 से 2023 तक मोदी कार्यकाल में, मोदी जी के सेवा काल में केवल 2000 कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई, 70% की गिरावट है उसमें। तो जो लोग कहते हैं कि 370 के बाद क्या बदल गया, उनको कश्मीर जाकर देखना चाहिए। जिस लाल चौक पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा हो या अन्य लोग वहां पर जाकर तिरंगा फहराना चाहते हो, उसको रोका जाता था। उसी लाल चौक पर इंडिया के मैच जीतने पर वहां के लोग अब तिरंगा लहराते हुए निकल जाते हैं और उसी लाल चौक पर राहुल गांधी भी जाकर तिरंगा यात्रा करते हैं और राहुल गांधी जाकर आराम से उसी कश्मीर की वादियों में दोनों भाई बहन बर्फ के गोले खेलते हैं। तो क्या बदला है वो तो दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। आंख मूंद कर कांग्रेस पार्टी बैठी है, जनता को दिख रहा है, तभी ऐसे परिणाम आ रहे हैं। और कंफ्यूजन की स्थिति आप देख लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो या नेता, प्रश्न आप कुछ पूछिए, उत्तर कुछ और दे जाएंगे। नहीं, चलिए ठीक है। विजय कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय कौशिक जी, जो बात आप कह रहे हैं उसके साथ में एक बात का जवाब और दीजिएगा कि जो बार बार ये कहा भी जा रहा है कि मिलिटेंसी खत्म करने के लिए या जम्मू कश्मीर में परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए कांग्रेस ने कोई कोशिश क्यों नहीं की? जब ये कहा जाता है कि 370 हटाने का साहस नहीं जुटा सके, तो क्या साहस नहीं जुटा सके या मंशा ही नहीं थी वोट बैंक के चलते? आपने मुझसे अगर पूछा है जी, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर अगर आज भारत का हिस्सा है तो ये कांग्रेस की देन है। सिक्किम का विलय अगर देश में हुआ तो कांग्रेस की देन है। गोवा का विलय कांग्रेस अपने देश में हुआ तो ये भी कांग्रेस की देन है। तो अच्छे कामों को भुलाने के नाम पर अगर प्रोपेगेंडा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इससे इस देश की कोई समस्या हल नहीं होने वाली है। पीओके को भारत में वापस विलय का प्रस्ताव अगर पास हुआ तो नरसिम्हा राव जी के समय में हुआ। निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता देश की एकता अखंडता रही है और उस पर हमने काम किया है। हमारी कोशिश ये रही कि हम प्यार से उनको मनाकर समझाकर
देश की मुख्य धारा में शामिल रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हमें लगता है कि हथियार उठाने चाहिए थे, वहां हमसे कहीं ना कहीं चूक रही, जिसका फायदा आज प्रोपेगेंडा करके बीजेपी उठा रही है। और मैं केवल यही आपसे कहूंगा, चूक हुई तो प्रोपेगेंडा बीजेपी करके उठा रही है, फिर आप दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं। विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। निखिल, विजय जी वही बात कह रहे हैं जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से या उसके बाद की जो सरकारें हैं वो अपने नैरेटिव मुझे में ऐसा कहती लगता है, रही। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, विजय कौशिक जी के पास कोई ठोस जवाब है नहीं। नहीं, एक लाइन में कह दूं, इन्होंने गलत तथ्य रखा। गोवा सुनिए ना। मुक्ति आंदोलन 1950 से 1961 अरे तक भाई साहब, मेरा चला। जवाब 11 सुनिए। वर्षों के संघर्ष के बाद उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी शामिल थे, और तब जाकर के यहाँ पर गोवा का मतलब मुक्ति आंदोलन खत्म हुआ। पाकिस्तान के चलिए अभी उन्हें ऐसे जरूर किया, लेकिन हम आप। गोवा और सिक्किम की बात कर नहीं रहे हैं। नहीं, जयराम इन्होंने विजय जी कहा आपके ना पास कि आएंगे, गोवा- जयराम विप्लव जी आपके नहीं, पास आएंगे, correct करना विजय मेरा कौशिक जी कर्तव्य आपके है पास भाई। भी आएंगे, विजय कौशिक विजय जी जी। आपके पास भी आएंगे, जयराम विप्लव जी आपकी बात भी आएंगे। दरअसल गोवा और सिक्किम का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन मैंने उसको इसलिए नहीं लेकर आए कि ये हमारी डिबेट का विषय नहीं है, पीओके हमारी डिबेट का विषय है। विनोद मिश्रा जी जल्दी खत्म करिए जी। निखिल, मैं ये कह रहा था कि विजय जी जो बात कह रहे हैं वो पिछले 70-75 साल से वही एक नैरेटिव था जो कश्मीर के बारे में हमेशा कही जा रही है। जो नैरेटिव को विजय जी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मैं अमित शाह ने तो एक ऐतिहासिक भूल की बात कर रहे हैं, मैं अगर आपको हिमालयन ब्लंडर की बात करेंगे तो शायद आप फिर दूसरी कहानी बताने लगे। अभी तो आप अशोक और कनिष्क पे चले गए थे। सीधी सीधी बात यह है कि जब आप 550 रजबारे 1947 में जो इंडिया एक्सेशन के जो एक ही ड्राफ्ट पे साइन किया था, कश्मीर में ये क्यों नहीं हुआ? आपने महाराजा हरि सिंह पे आरोप लगाया था कि महाराजा हरि सिंह डबल थिंक में हैं और वो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, ये झूठा आरोप लगाया था। और इसके कारण आपने 1 साल लेट की और आपने पाकिस्तान को मौका दिया उसमें कबीला युद्ध करने के लिए। और वो जब घुसा था तब भी आपको याद होना चाहिए कि कश्मीर के लोग ही थे जो भारतीय सेना के साथ मिलके पाकिस्तान को खदेड़ा था। लेकिन आपने उसको स्पेशल स्टेटस देने के लिए इन चीज़ों को लगातार दुत्कारते रहे। महाराजा हरि सिंह के ऑफर को भी आपने एक तरह से इग्नोर किया। इसके बाद में आप थोड़ी सी समझिए कि इंडिया फर्स्ट या शेख अब्दुल्ला परिवार फर्स्ट, इसके बीच में कांग्रेस फंसी रही और लगभग इसी फंसने के चक्कर में जो बात बता रहे थे अभी विपल्लव, ये यही बात है कि ये ऐतिहासिक भूल आपने जो किया, उस भूल के कारण क्या नुकसान हुआ ये आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। आज जब यूनाइटेड नेशन की बात अगर अमित शाह कह रहे थे कि आप जो गए थे यूनाइटेड नेशन, ये जाने का मतलब क्या था जबकि आप मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे? एक जीते हुए देश को आपने कभी देखा है यूनाइटेड नेशन जाते हुए? एक जीते हुए देश को देखा है कि वो सीज फायर की बात करते हुए? ये आपने क्यों की थी? ये इतिहास आपसे बार बार पूछता रहेगा, लोग पूछता रहेगा, ये भी पूछता रहेगा कि कश्मीर के आतंकवाद का अगर कोई अगर रीजन था तो यही अलगाववाद था, और अलगाववाद का कोई रीजन था तो यही स्पेशल स्टेटस और 370A और 370 और 35A था। बेजी जी थोड़ा सा और इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप इस चीज़ को देखिए कि आने वाली कई सरकारें इस चीज़ को किस तरह से दोहराती रही। कभी दुनिया के कभी इतिहास में आपने नहीं देखा होगा जो सबसे बड़ा जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आप नाम सुनते थे, जो मिलिटेंट आउटफिट का वो एक माउथपीस होता था, एक फेस होता था कश्मीर में, उसका ऑफिस यही दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में खुलवाया था। क्या साहस की बात आप कहते हैं? एक पोस्चरिंग आप देखिए कि एक मिलिटेंट आउटफिट के टेररिस्ट आउटफिट को आप राजधानी दिल्ली में ऑफिस खुलवा रहे हैं। आई के गुजराल उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर थे, आपके भी पार्टी के उसमें शामिल थे। उसमें क्या आप इस चीज़ के इतिहास को दोहराते दोहराते आप अशोक और वहाँ चले जाते? इस नैरेटिव को बदल दिया है आर्टिकल 370 ने। ये बदला हुआ कश्मीर जो है उसकी हकीकत को देखिए। उसकी हकीकत में आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, वहाँ पिछड़े वर्ग हो, सारे लोगों के साथ सामाजिक न्याय मिला है। वहाँ की बेटियों को कभी सिटीजनशिप के आपने उस पर सवाल उठाया, और वो जो शादी जो लड़कियाँ कश्मीर से बाहर गई उसको दोबारा वहाँ सिटीजनशिप नहीं मिला। ये सामाजिक न्याय उनके लिए भी है। तो ये ऐतिहासिक को मानिए और अपने भूल को इस बात में आत्म परीक्षण कीजिए तो शायद बेहतर होगा। विजय ठीक है, विनोद जी, विजय कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय कौशिक जी, आप जो बात कहे हैं उसके साथ साथ ये बात जो मेरा पहला सवाल था, मूल प्रश्न था कि 370 ना हटाने के पीछे की मंशा क्या थी? जो ऐतिहासिक भूल हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो काम बीजेपी ने कर दिया वो कभी साहस कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं जुटा पाई? क्या जो सवाल उठ रहा है इसके पीछे क्या वोट बैंक की सियासत थी, सत्ता में बने रहने की चाहत थी? देखिए ऐसा नहीं था।
कांग्रेस की मंशा ये रही थी कि युद्ध और दूसरी चीजों पर ज्यादा खर्चा ना करके देश के उत्थान और विकास के लिए काम किया जाए। इसलिए कहीं ना कहीं 370 जैसी धाराएं निश्चित तौर पर वहां के लोगों को थोड़ा अधिक लाभ देकर उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करने का रहा कि भाई वहां पर आतंकी घटनाएं ना हो। क्या मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं रुक गई हैं? क्या पुलवामा नहीं हुआ? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो देश हित में जो होने चाहिए, क्या वो मोदी राज में हो रहे हैं? आज आम आदमी, आम जनता कमजोर हो चुकी है और मैं खुले दिल से बात स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की गलतियां थी जिसके कारण आज हम सत्ता से बाहर हैं। लेकिन फिर भी हमने 2 आतंकवादियों को फांसी दी हमारी सरकार के समय में। मोदी राज में कितने आतंकियों को फांसी हुई है? तो मोदी सरकार तो प्रोपेगेंडा पार्टी है। पुलवामा अटैक का मामला कहां से कैसे शुरू हुआ अभी तक सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है। 370 पर क्या प्रोपेगेंडा कर रही है? ये तो मुझे नहीं मालूम है इसका जवाब। आपकी बात का जवाब जयराम विप्लव जी भविष्य में जवाब जयराम विप्लव क्योंकि विजय कौशिक जी मुझे लग रहा है ट्रैक से आप उतर जाते हैं। भविष्य में जब देखिए सुनिए भविष्य में जब लोग ये पूछेंगे कि मोदी जी आपने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो तभी पीओके को क्यों नहीं मिला दिया था भारत में, तब इस ठीक है चलिए जयराम विप्लव जी क्या जवाब होगा? ठीक है चलिए जयराम विप्लव जी, अब मैं इस पर क्या कहूं, आप ही जवाब दीजिए इस पर। देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर के इनका क्या नजरिया रहा है और पाकिस्तान को लेकर के और खास तौर से चीन को लेकर के, इन तीनों नीतियों के बारे में नेहरू जी की ऐतिहासिक भूल को किताब से लेकर के पब्लिक की चर्चा हो या जब भी इस मुद्दे पर बहस होगी पार्लियामेंट में, तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र खुल करके सामने आएगा, इनकी गलतियां खुल करके सामने आएंगी। अब आप एक चीज देख लीजिए, आखिर क्या वजह थी कि जिस जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान के विरुद्ध श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू जी के कैबिनेट के हिस्से थे, उन्होंने विरोध किया। बावजूद इसके अब्दुल्ला परिवार से क्या रिश्तेदारी थी कि दोनों परिवार के शीर्ष के व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहा जाए, इसके लिए 370 जैसी व्यवस्था बना दी। दोनों जगह पर प्रधानमंत्री हो, क्या रिश्तेदारी थी, क्या दोस्ती थी, क्या संबंध थे, क्या षड्यंत्र था? केवल अपनी चलाने के लिए देश में यह कह रहे एक व्यवस्था दी कि वहां आतंकवाद नहीं हो। कमाल की बात है, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से काट दिया, जम्मू कश्मीर के SC ST समुदाय को मुख्य धारा में शामिल नहीं होने दिया, संविधान प्रदत्त आरक्षण उनको अब तक नहीं मिल पा रहा था। अगर वहां के दलित परिवार का बेटा PhD भी कर ले तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, सुनिए, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर केवल और केवल उसको सफाई कर्मचारी की नौकरी ही मिल सकती थी। इस हालात से निकाल कर हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल कर, पहले उनको खत्म कर लेना, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल कर। तूफानों में जो फंसा रखा था, आतंकवाद के भंवर में उलझा रखा था, वहां से निकाल कर लाए हैं। हमने तो आंकड़ों के साथ बात की, हिम्मत है तो जवाब दीजिए ना। ठीक है, 40,000 मौतों का जिम्मेवार कौन है? जयराम विप्लव जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल है विजय कौशिक जी का, जरा वो भी ले लें। जी विजय कौशिक जी, आप जयराम विप्लव जी से कुछ पूछना सवाल है कि अगर मोदी जी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सब कुछ सामान्य है, देखिए बॉर्डर पर तो आर्मी होनी ही चाहिए, तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी क्यों है? क्या बुला रही है मोदी सरकार? ये कांग्रेस का सवाल है या किसी आतंकवादी संगठन के प्रवक्ता का सवाल है? फिर वही देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इसका भी जवाब सही नहीं है, कमाल की बात है। देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, निखिल, आज जम्मू कश्मीर में निखिल, मैं विजय जी का जवाब दे देता हूं। विनोद मिश्रा जी आ रहे हैं, जयराम विप्लव जी जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। बैठक हो रही है जम्मू कश्मीर में, स्थानीय निकायों के चुनाव वहां पर अच्छे से संपन्न हुए और उसके बाद भी तकलीफ है। आप ये कह रहे हैं कि एक लाइन कहूंगा, भाई बहना जो बर्फ के गोले खेल रहे थे। ठीक है, चलिए ये इस तरह की बहस तो मुझे लग रहा है ट्रैक से बाहर है। विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विनोद जी। निखिल, विजय जी, आप एक अनर्गल बात कर रहे हैं। आप अनर्गल बात इसलिए कर रहे हैं, आप एक सम्मानीय नेता रहे हैं, आप अनुभवी आदमी हैं, लेकिन आप फौज की और सेना की भूमिका और इस सब चीज़ों पे सवाल करते करते हुए आप कहीं से कहीं जा रहे हैं। तो जब राहुल गांधी का आप अभी तक ये बात कर रहे थे, तो वो इस तरह से बात मत कीजिए, थोड़ी सी गंभीरता लाइए अपने में।
जम्मू कश्मीर आपको याद होना चाहिए, आप एक कुशल नेता रहे हैं, आप इस चीज़ को याद रखिए कि जम्मू कश्मीर में आपका कम से कम 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का आईबी है, 300 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा एलओसी है, 350 किलोमीटर से ज़्यादा आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप उस देखिए कि सीमा पार से जो आतंकवाद है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और सीमा पार से आतंकवाद के कारण ही भारत ने उससे कोई भी बातचीत बंद कर रखा है। ये आप सब कुछ जानते हैं। इतने बड़े अटैक और इतना बड़ा मिलिटेंसी का जो ये है, पाकिस्तान में पीओके में अभी भी मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप है, पाकिस्तान सरकार और आईएसआई का अभी भी वहां पे गायब सारा कुछ अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या इस देश में आज अगर 3 करोड़ टूरिस्ट जब कश्मीर पहुंचे हैं, जो ऐतिहासिक है, ये आर्टिकल 370 के बाद हुआ है, ये नॉर्मलसी लाने में आपके देश के कम से कम 15,000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों ने जाने दी है। आप उसके प्रति कम से कम सलाम बजाइए। उस शहीदों के प्रति आप जब इस तरह की बात करते हैं तो आपको मैं निंदा करता हूँ। ये चीजें जो माहौल बदला है, जो इस तरह की चीजें अभी हो रही है, आप यहाँ देखिए कि दुनिया भर के टूरिस्ट जा रहे हैं, इंटरनेशनल समिट हो रहे हैं G20, इसके बाद अगर इस बात को आपको दिखाई नहीं देता, आप इस तरह के चैलेंज करते हैं, तो कांग्रेस में, एनसी में, पीडीपी में फिर क्या अंतर है जाता है? ठीक है विजय कौशिक जी, रुकिए विजय कौशिक जी, मुझे लग रहा है कि इस चर्चा को शायद आप या तो ट्रिविलाइज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर आप कहीं इसको जानबूझकर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा, विनोद जी आपसे फिर से उस पर चाहूंगा बात करना। सामाजिक न्याय की जो बात लगातार हो रही थी, उससे ये एक बड़ा प्रश्न है, और एक देश का इतना बड़ा हिस्सा जिससे आप अपना कहते रहे हैं, ओबीसी की रट आप पूरे देश में लगाएंगे और वहां के लोगों के बारे में आप कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, आप ये देखिए कि यही बात कांग्रेस में, पार्टी में, जो आप उस समय में पार्लियामेंट में जो बहस हो रही थी और जिसका जवाब देते हुए गृह मंत्री कह रहे थे, तो ये संजीदगी दिखानी चाहिए थी। जब आप इलेक्शन के प्रचार में जाते हैं और उसके बाद आप जाति गणना कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उतना हक कहते हैं, तो ये जितनी आबादी उतना हक के साथ साथ उसका हक तो दे दो, जो 75 साल से उस कश्मीर में कभी एक आरक्षण का उसको फायदा नहीं मिला। एक एससी है, आप एसटी को देखिए कि इसमें जो बिल आया है उसमें कम से कम उनको 9 सीटें रिजर्व किया गया है, क्यों नहीं हुआ उनको? मुख्य धारा में क्यों नहीं एसटी को लाया गया? आप ये देखिए एससी के लिए देखिए कि जो वाल्मीकि समाज थे उस दायरे से कैसे अलग थे, जो विप्लव अभी बता रहे थे कि एक पीएचडी भी किया हुआ है एससी समाज, दलित समाज का बच्चा, तो वो वहां पे सफाई कर्मचारी ही होगा। आज वो हक से वहाँ पीसीसी एग्जाम हो उसमें भाग ले सकता है, वहाँ बड़ा ऑफिसर बन सकता है, पुलिस कमिश्नर बन सकता है जी। तो ये हक एक भारत के नागरिक के रूप में आप उसको ना दें अभी तक। अगर आपने ना दिया है और तब भी आप इस बिल को लेके आप अलग अलग नैरेटिव बना रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक भूल भी नहीं है, इतिहास भी आपको माफ करने वाला नहीं है। जी निश्चित तौर पर कुछ बातें विजय कौशिक जी आप जोड़ें, उससे पहले मैं बता दूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, भू अधिग्रहण और मुआवजे का कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग 1992, ये सब 370 हटने से पहले लागू नहीं थे। तो आप जब विजय कौशिक जी ये कहते हैं कि हम तो युद्ध से बचाव कर रहे थे, ये बहुत ही मुझे लगता है कि इस तर्क पर शायद ही कोई आपसे सहमत हो। आप सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने सवाल किया था उससे आपको जवाब जो मिला वही मैं कहना चाहता था। कोई भी सरकार कोई भी कदम उठाती है, वो गलत है या सही है वो भविष्य में तय होता है। ठीक है, कांग्रेस ने जो भी किया देश हित में किया, वो फैसले गलत साबित हुए बाद में, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की देशभक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी पर, इसी तरीके से राजीव गांधी जी पर। और मैं दावा करता हूं कि मोदी सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जो बाद में गलत साबित हुए, चाहे वो नोटबंदी था या दूसरे मुद्दे थे। ठीक है, 300 देखिए, दो बातें विजय जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। दो बातें इससे निकल कर आती हैं, जयराम विप्लव जी के पास जाएंगे इसके बाद, लेकिन दो बातें इससे निकल कर आती है। एक तो ये कि नेहरू जी की देशभक्ति पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। उनके जो फैसले लिए गए उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, और उसकी वजह से कितने लाख लोग पीड़ित हुए, कितनी ज्यादा त्रासदियां लोगों को झेलनी पड़ी, वो बात इसके लिए हो रही है। और इतिहास हमेशा उनसे सवाल
ये पूछेगा और पूछा जाएगा, और जो उनके वारिस हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो आप जैसे नेता हैं, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उसका इतिहास आकलन करेगा, आज है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ही से पूछा जाएगा कि 370 हटाने के आप साथ हैं या नहीं हैं? देखिए, ये किसी भी बहुमत की सरकार के अपने फैसले हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्हें अगर निभा रहे हैं, आज आप उनके साथ हैं कि नहीं है? सवाल तो यही है कि जब भविष्य पूछेगा तो पूछेगा, आज आप उनके साथ हैं कि नहीं है? नहीं, हम देश के साथ हैं। ठीक है, देश की जनता ने उन्हें अधिकार दिया कोई बिल लाने का, पास करने का। भाजपा कर रही है, वो भाजपा का अपना राइट है, निश्चित तौर पर। ठीक है। जयराम विप्लव जी, ये 2 बिल लगातार चर्चा में आ रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। जयराम विप्लव जी, 2 बिल लगातार चर्चा में आ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल कि ये क्यों जरूरी है, क्या बदलाव लेकर आएंगे? और विजय कौशिक जी के लिए जरूर इसका जवाब दीजिए आप। जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ ये दोनों बिल, एक बिल भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला है, तो वहीं दूसरा बिल वंचितों को उसका अधिकार दिलाकर सामाजिक न्याय का जो संवैधानिक दायित्व सरकारों के ऊपर था, जिसे नजरअंदाज किया गया, उसको मोदी सरकार ने अपना कर्तव्य मानकर पूरा किया है। और आज जो प्रश्न जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 370 वापस लाएंगे, उनको देश की जनता ने अलग अलग चुनाव में जवाब दिया। नोटबंदी की बात करें, आप जिस मुद्दे को भी लेकर के आते हैं, मुद्दों की राजनीति में परख और उस मुद्दे पर निर्णय जनता चुनाव के दौरान अपनी अदालत में सुनाती है। मतदाता तय करता है कि देश किस मुद्दों से चलेगा। देश के मतदाता आपके साथ थे, आजादी का श्रेय लेकर के आप गांधी जी का नाम लेकर के घूम रहे थे, आपने एक नेहरू परिवार को गांधी परिवार बना दिया, तो वर्षों बरस आपकी सरकार चली ना। आज देश के मतदाता समझ गए ये गांधी असली नहीं है, ये इनका कैरेक्टर असली नहीं है। आजादी केवल इन्होंने ही नहीं दिलाई थी, आजादी तो तिलका मांझी, बिरसा मुंडा से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह अनगिनत प्राणों के बलिदान के बाद आई थी। केवल कांग्रेस ने ही आजादी नहीं दिलाई थी। देश के लोग जब समझ गए हैं तो समझदार हो गए, और राष्ट्रभक्तों के साथ, राष्ट्रभक्त नेतृत्व के साथ वो है। जो लोग भारत की छवि दुनिया में खराब करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद की घटनाओं से डर करके 370 जैसा लॉलीपॉप विशेष सुविधा देकर बैठे, जो लोग कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक मतों के खोने के डर से 2008 में अटैक का बदला नहीं लेना चाहते थे, ऐसे लोगों को जनता समझ गई है और जनता जवाब दे रही है। सुधरिए, नहीं सुधरिएगा तो कहां चले जाइएगा ये पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, विनोद मिश्रा जी, विजय कौशिक जी आपके पास आते हैं। विनोद मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल है जो लगातार आ रहा है कि ये जो 2 बिल आए हैं, आपको लगता है कि धीरे धीरे ही सही, 370 हटाया गया, अब इस तरह के दो बिल लेके आ गए, धीरे धीरे ही सही हम एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में? मुझे तो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता, ये नेता विजय जी से ये मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि भाई आप एक सीरियस टॉपिक पर डिबेट करने आए हैं, आप इस चीज़ को कितना हल्के अंदाज में कहाँ से चीज़ों को जोड़ रहे हैं। कम से कम इतनी सीरियसनेस में आप देखिए, ये भारत का सवाल सिर्फ भारत का सवाल नहीं है, ये आप ये सोचिए कि आने वाला जो हमारी पीढ़ी है उसके सामने का भी एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए आप विजय जी थोड़ा सी गंभीरता से इसको सुनिए कि ये चीज़ें, आप साहस की बात जब आप कह रहे थे, परमानेंट की बात, ये कितना छल था। जो बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि आपने एक टेम्पररी रखा था 370 को उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में जब इसको लाया गया था, और उस टेम्पररी को आपने 75 साल पे ऐसे परमानेंट बनाया 35A के साथ में। सब पढ़िए, तब इस नैरेटिव को समझ में आएगी कि आपके नेताओं ने कितना धोखा किया है। आपने क्यों किया, इसका मतलब आप ये सोचिए ना, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक मिनी इंडिया कहा जाता है। 200 से ज़्यादा निखिल वहाँ की बोलियां हैं जी, अलग अलग रीजन की अलग अलग पहचान है, लेकिन भारत के साथ में उनका जो एक सरोकार है कश्मीर का, जब आप कहेंगे तो हजारों साल की संस्कृति का वो भारत की पहचान, संस्कृति कश्मीर से जुड़ता है। पहला, अगर आपके देश में कोई विश्वविद्यालय, शारदा पीठ है, आपके देश में जितने, अभी शंकराचार्य भी केरल से चले थे, तो पहला उनका पड़ाव कश्मीर था। आप इस ऐतिहासिक संदर्भ को और इस ऐतिहासिकता को भुला के आपने एक स्पेशल स्टेटस रखा, तो अमित शाह जरूर इस बात को कहने का उनको हक है कि आपने वोट की सियासत की है, आपने एक परिवार की सियासत की है।
इसे संदर्भ को आप अभी हम लोग इस छोटे से बहस में चर्चा में नहीं करेंगे, लेकिन सीधे से बात यह है कि आर्टिकल 370 जितना बड़ा ऐतिहासिक था, उसी से बड़ा ऐतिहासिक ये दोनों बिल है जो पार्लियामेंट में कल लोकसभा में पास हुआ है, जो सैकड़ों 70 साल से जिनको एक अधिकार नहीं मिला अपने स्वतंत्र देश में, उनको ये कल से एक अधिकार देने की बात हुई है, जो संसद को एक गरिमा मिला है और इस देश को एक गौरव मिला है। विजय जी, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन मुझे लगातार कहा जा रहा है कि एक ब्रेक के लिए मैं जाऊं, तो एक ब्रेक पर जा रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस आएंगे।